हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग पढ़ चुके थे ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क फंक्शन होता है रोम और डीआर का। रोम ज्यादा, रिस्क ज्यादा, तो रिस्क ज्यादा, तुम्हें पता है भाई मिसमैनेजमेंट के चांस ज्यादा है, तो परफॉर्मेंस का लेवल ज्यादा, परफॉर्मेंस का लेवल ज्यादा, डीआर कम, रोम ज्यादा डीआर कम। ठीक है, क्योंकि बहुत ध्यान से भी बहुत एक एक चीज को देख देख के ऑडिट करोगे भी, क्योंकि तुम्हें पता है रोम ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है ना। आई बात समझ में? मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है कम की बात नहीं कर रहा, होने ना होने की बात नहीं चल रही है, अभी रिस्क की बात चल रही है। तो तुमने रिस्क असेस किया कि यार जैसे इनके काम है, जैसे इनके लक्षण है, तो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत गड़बड़ी मिले। ठीक है, और गड़बड़ी मिले उसके चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले उसके चांस बहुत ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा असेस करोगे तो डीआर कम हो जाएगा, डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है डिटेक्ट ना करने का रिस्क, ना करने के चांसेस। रिस्क मतलब चांस, प्रोबेबिलिटी और चांस, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलो अब अपन ने पढ़ा जो रोम होता है उसका मतलब होता है रिस्क डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रायर टू ऑडिट, यानी फ्रॉड और एरर होने के चांसेस प्रायर टू ऑडिट। ठीक है, अब बिजनेस स्टेटमेंट का मतलब भी पढ़ लिया। उसके बाद दो लेवल पे होता है, ओवरऑल लेवल पे और असर्शन लेवल पे। ओवरऑल लेवल पे रिलेट परवेसिवली और पोटेंशियली अफेक्ट, परवेसिवली रिलेट और पोटेंशियली अफेक्ट, परवेसिवली रिलेट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पोटेंशियली अफेक्ट मेनी असर्शन। असर्शन लेवल पे जो होता है वो असेस करते हैं उसके अंदर अपन एनडी। असर्शन लेवल पे जो होता है रिस्क उसे असेस करते हैं एनडी के लिए और फेब। एनडी काम आता है साई के लिए, और साई जरूरी होता है और ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, तो असर्शन लेवल का रिस्क जरूरी होता है एनडी के लिए, एनडी जरूरी होता है साई के लिए, साई जरूरी होता है ओपिनियन के लिए। ये पूरा एक सीक्वेंस, समझ गए? चलो, तो यहां पर सीक्वेंस लिख रखा है, डेफिनेशन नहीं लिख रखी। मजा आ रहा है इसको, डेफिनेशन लिखी नहीं रखी। डेफिनेशन ऐसी ही आती कि रिफर्स टू द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, दैट रिलेट टू पर्टिकुलर असर्शन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, एसीपीडी, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असर्शन लेवल कंप्राइज। अब असर्शन लेवल का जो रिस्क है, ठीक है, ये कंप्राइज करता है दो रिस्क को, दो कंपोनेंट को, एक इनहेरेंट रिस्क और एक कंट्रोल रिस्क। ये दोनों रिस्क एंटिटी के हैं, इसे क्लाइंट इन्फ्लुएंस करता है, ऑडिट के नहीं है, ऑडिटर इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये तो कल पढ़ लिया। अब आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क। अब इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को साइड में करो अभी। ठीक है, रिस्क समझ ही गए तुम। मैं बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो रिस्क है पेपर टिपिकल आ सकता है, रिस्क है पेपर सिंपल आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल आने के चांस को रिस्क वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन टिपिकल आने के चांस के लिए रिस्क वर्ड यूज करते। क्योंकि मैंने रिस्क का एक डेफिनेशन तुम्हें यही बताई थी कि जो चीज तुम पसंद नहीं करते उसके होने के चांस रिस्क कहलाते हैं। ये भी बताई थी। जो चीज तुम पसंद नहीं करते, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही है। ठीक है, तुम्हें कोई पसंद आ गया, तुमने उसको रिश्ता भेजा शादी के लिए, ठीक है, तो रिस्क पता है क्या है? वो मना कर दे, नहीं करना तेरे से। ठीक है, तू सीए नहीं बना, पढ़ाई नहीं करता तू, तो हो सकता है वो मना कर दे। तो मना करने के जो चांसेस है वो रिस्क है। हो सकता है वो हाँ कर दे, तो हाँ करने के चांसेस रिस्क तो नहीं है। ये तो लगे अपना नसीब। नसीब, आओ बेटा, नसीब की बात। नसीब तो शादी के बाद पता पड़ता है क्या होता है। ठीक है, जिसको हम शादी के पहले नसीब समझ रहे होते, शादी के बाद वो। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं पहले तो हमेशा डिस्क्लेमर, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। ठीक है, बस मेरे दोस्त लोग, असल में क्या है, मेरे दोस्त लोग बहुत परेशान है ना, तो मैं उनसे वो लेकर, प्रेरणा लेकर मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, तो मैं एक्सेप्शन हूँ मेरे दोस्तों में। तो ये आगे कमजोर होगी बेटा। आओ ध्यान से सुनो मेरी बात। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को करो साइड में अभी। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। तुम लोग सीए बन गए, अब तुम्हें ऑडिट मिली है ना। मैं तुम्हें एक केस बताऊंगा, तुम उसका सिर्फ जवाब देना। सबसे पहले तुम लोग समझो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब कि जो बहुत बड़ी होती है, बड़ी लेवल की, जो इंटरनेट यूजर का डिसीजन अफेक्ट करे, वो तो अभी साइड में रखो। उस बात को भी अपन तो बुक की कोई बात करेंगे ही नहीं। बिल्कुल मैं नॉर्मल चीजें बोलूंगा, नॉर्मल वर्ड यूज करूंगा। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, होने के चांस को अपन रिस्क बोलते हैं, है ना। अब जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है
वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से होता है, वेदर ड्यू टू, इतनी बात याद रखोगे ना, बस ये दो ही रीजन है और तीसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। फ्रॉड मतलब इंटेंशनल और एरर मतलब अनइंटेंशनल, बस इतनी बात याद रखना, और कोई तीसरा हो ही नहीं, तुम बता देना सोच के घर पे जाके, ठीक है। इंटेंशनल अनइंटेंशनल और तीसरा वर्ड लेकर बताना कोई और, ठीक। अब या तो फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से, यानी कि अपन जहां पर भी ऑडिट करने जाएंगे तो अपन ये देखेंगे कि क्या ये लोग कोई फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लोग कर सकते हैं फ्रॉड, है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो सकता है, मतलब मटेरियल स्टेटमेंट हो सकता है की बात कर रहा हूँ अभी, फिर सुनो मैं सिर्फ रिस्क की बात करूंगा, हो सकता है की बात करूंगा, ठीक। तो अगर मुझे वहाँ के लोगों में कुछ इंटीग्रिटी में फ़र्क दिखेगा, इंटीग्रिटी बिल्कुल डाउन दिखेगी, है ही नहीं, कोई वैल्यूज ही नहीं है इनके, तो मुझे लगता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड के चांस होंगे। फ्रॉड का मतलब वापस वही मटेरियल के चांस, फ्रॉड मतलब मटेरियल स्टेटमेंट। इसीलिए देखो, इसने जब रोम पढ़ाया तुम्हें, तो रोम के अंदर दूसरी डेफिनेशन में देखो क्या बोला, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड और एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड और एरर की प्रोबेबिलिटी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी कहलाती है। फ्रॉड और एरर की पॉसिबिलिटी मटेरियल। तो अगर तुम कहीं पे ऑडिट करने गए और तुम्हें लगा यार यहाँ कोई फ्रॉड हो सकता है, तो फ्रॉड की प्रोबेबिलिटी हो सकता है, वो किसकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, तो ये रिस्क हो गया ना, रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, तुम्हें लगा कोई एरर हो सकता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, एरर भी मटेरियल स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि रिस्क को, समझे। अब मैं तुम्हें एक केस सुनाऊंगा, तो तुम उसमें बताना मुझे कि क्या कोई फ्रॉड या एरर के कोई चांसेस तुम्हें लग रहे हैं कि यार ये लोग ऐसे काम करते हैं ना सर, तो इसमें ऐसे गलती हो सकती है इन लोगों से, तुम मुझे गलती बताना, ठीक है। तुम लोग यहाँ पर आए ऑडिट करने, मेरी ऑडिट करने आए, तुमने कहा सर आप काम कैसे करते हो, आपके बारे में समझाओ थोड़ा, क्योंकि हम ऑडिटर है तो हम पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे आपके बिजनेस की। मैंने कहा देखिए यार मैं बिजनेस कैसे करता हूँ कि बच्चे वगैरह पढ़ने आते हैं ना यहाँ पर, तो उन बच्चों से रुपया लेता हूँ मैं, फीस वो कैश में लेता हूँ, और बस फीस जैसे ही आती है बस उसको रिकॉर्ड करता हूँ, खत्म। फीस दी, उसे रिकॉर्ड कर दिया, खत्म, बस, ठीक है। तो तुमने कहा सर पूरा कैश में लेते हो आप, मैंने कहा हाँ पूरा कैश में चलता है। बच्चा आता है, एक सब्जेक्ट 10,000 का होता है, वो एक पढ़ेगा तो 10 लूंगा उससे, 2 पढ़ेगा तो 20 लूंगा, 3 पढ़ेगा तो 30 लूंगा। कभी कभी नोटंकी करता है तो थोड़ा डिस्काउंट भी देना पड़ जाता है, ठीक है, ऐसा बोल दिया, ठीक। अब मुझे बताओ कि तुम्हें कोई फ्रॉड या एरर के कोई चांसेस लग रहे हैं क्या यहाँ पर, इसमें फ्रॉड या एरर कुछ हो सकता है, ठीक है। कोई फ्रॉड के चांसेस लग रहे हैं तुम्हें क्या, ये कह रहा है कि कैश ले लो रिकॉर्ड ना करो, तो आप रिकॉर्ड में रेवेन्यू कम दिखा दो, ये चांसेस है, ठीक है। हम पकड़ेंगे कहाँ से, तो आप तो कैश ले रहे हो, ठीक है। और ठीक है, एरर में आपने रुपया तो ले लिया मगर लिखना भूल जाओ, है ना, आप लिखना भूल गए तो कैसे पकड़ेंगे हम उसको भी, ठीक है। एक तो हो सकता है आपके स्टाफ फ्रॉड कर रहे हो, वो बच्चों की फीस लेके खुद ही रख ले, आपको पता ही ना पड़े। हो सकता है फीस तो ले लो, लिखो ना, तो हम कहाँ से पता लगाएंगे, आप तो कैश में ले रहे हो, ये बता रहे हो ना तुम लोग, है ना। ये जो तुम लोग मुझे रिस्क बता रहे हो ना, ये मेरे बिजनेस का इनहेरेंट रिस्क है, इनबिल्ट रिस्क, ये है ही है। कैश में काम करूंगा और रिकॉर्ड सिर्फ कैश आने पे रखूंगा, कैश का बस, तो रिस्क रहेगा ही रहेगा कि क्या मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है, कोई गोलमाल हो सकता है, ठीक है, फंड इधर उधर हो सकता है, कोई चुरा कर ले जाए रुपया, ठीक है। हो सकता है एम्प्लॉय रिकॉर्ड बदल दे, थोड़ा बहुत चेंज कर दे, मैनिपुलेशन कर दे रिकॉर्ड के अंदर, वो गायब कर दे। या हो सकता है जो पार्टनरशिप वाले करा रहे वॉलंटरी ऑडिट, ठीक है, तो उसमें हो सकता है 2 पार्टनर 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर रुपया चुरा ले स्टाइल से, बोले तीसरे को पता नहीं पड़ने देंगे, ठीक है, तो रुपया गायब कर ले ऐसा, और खूब पैसा कर लिया, पार्टी वार्टी दे रहे बच्चों को, बेचारा एक पार्टनर। तो मेरी बात सुनो बेटा, ये तो हमारे एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल। इनहेरेंट लिमिटेशन समझते हो तुम लोग क्या होता है इनहेरेंट लिमिटेशन, समझ में आया। अब सुनना, ध्यान से सुनना, इनहेरेंट तक तो तुम पहुंच गए। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसी कई सारी बिजनेस के अंदर लिमिटेशन होती है। अपन ने एम्प्लॉय को रख दिया काम के लिए, ठीक है, बिजनेस में अपने 3-4 बिजनेस है, अपन यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, अलग अलग ब्रांच पे घूम रहे हैं, एम्प्लॉय संभाल रहा है, कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है, तो स्टॉक गायब हो सकता है क्या, हाँ ये रिस्क है, फ्रॉड करने का है ना रिस्क। तो ऐसे रिस्क को बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया, सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी टैग वगैरह लगा दिया उस पर प्रोडक्ट पे, ताकि वो चोरी ना हो सके।
और सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और एक बंदे को मॉनिटर करने के लिए बिठा दिया, मैंने कहा तू बैठ करके यहाँ मॉनिटर कर, ठीक है। अब इसको बोलते हैं कंट्रोल लगाना। क्या लगाना? कंट्रोल लगाना। अब क्या हुआ कि मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, स्टाफ को रखा था काम करने के लिए, और एक स्टाफ मैंने लगा दिया मॉनिटरिंग के लिए। मैंने कहा तू भाई ये सिर्फ टीवी देखना बैठ कर, तेरे को ये देखना है, टीवी देखना, सारे लोग चले जाए तू भी चले जा। वो आगे सिर्फ टीवी देखता रहता है बैठा बैठा, वो देखता है कोई प्रोडक्ट गायब तो नहीं हो, ठीक है। अब वो देख रहा है सीसीटीवी कैमरा, तो क्या ये हो सकता है कि वो जल्दी आ जाए सुबह, ठीक है, कैमरा स्टार्ट ना करे, बंद हो और तब चुरा कर ले जाए माल? या चलो ऐसा हो सकता है दूसरे स्टाफ उससे मिल जाए, हाथ मिला ले, कल्यूजन, ठीक है। बोले अपन ये चुरा लेंगे, तो एक काम करना फुटेज गायब कर देना, तो बोल देना लाइट चली गई है, बंद हो गया, अपन से मिलके करे, सारे मिल गए भाई साहब, तो ये हो सकता है कल्यूजन। कल्यूजन से वो कंट्रोल ओवरराइड हो जाएगा, तो फ्रॉड हो सकता है फिर, ठीक है। तो कंट्रोल लगा रहे हैं, उसके बाद भी कोई तरीके से फ्रॉड हो जाए, यानी हमारा जो कंट्रोल है वो फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, फ्रॉड को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो कंट्रोल कैसा होना चाहिए? जो फ्रॉड होने ही ना दे उसे बोलते प्रिवेंट करना, और अगर हो तो उसे डिटेक्ट कर ले, या तो होने ही ना दे। अब सिक्योरिटी कैमरा लगाया तो बंदों को डर रहेगा, ठीक है, और सिक्योरिटी कैमरा लगाने के बाद मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ और लाइट वाइट से नहीं चलता, उससे बैटरी वाला है, और मैं खुद देख रहा हूँ घर पे बैठकर, ठीक है, तो उसको डर रहेगा कि यार तो मालिक ही देख रहा है, किसके साथ मिले, कोलिड कर दो किसके साथ करे, या मालिक ने किसी को बिठा रखा है, वो तो अपने एक अलग एरिया में ठिकाने पे बैठकर देख रहा है, अपन जानते भी नहीं कौन पर्सन देख रहा है वो, ठीक है, तो अपन कैसे चोरी करें? तो ये क्या है, सारे कंट्रोल लगाने होते हैं। कंट्रोल, तो कंट्रोल लगाते हैं ना, तो कंट्रोल का पर्पस होता है कि कंट्रोल फ्रॉड को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, या फिर नहीं रोका, फ्रॉड हो गया तो उसे डिटेक्ट कर लेगा और करेक्ट कर देगा, ठीक है। समझ गए बात? कंट्रोल का काम क्या है? फ्रॉड को रोक, फ्रॉड होने ना देना, प्रिवेंट करना, और अगर हो जाए तो डिटेक्ट करके करेक्ट करना, ठीक है, ये काम है कंट्रोल का। तो अब कंट्रोल के अंदर क्या होता है? कल्यूजन कंट्रोल को ओवरराइड कर देता है, ऐसे रिस्क को बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। कौन सा रिस्क? कि क्या कल्यूजन वगैरह के चांसेस है? तो कल्यूजन के चांसेस कंट्रोल रिस्क कहलाता है। क्यों? क्योंकि कल्यूजन के अगर चांस है, 5% भी चांस है, मान लो कि कल्यूड कर गए ये लोग, ये 10% भी चांस है, तो कल्यूजन क्या कर देगा? कंट्रोल को ओवरराइड। या कल्यूजन नहीं भी हुआ, वो कैमरा वाला क्या थक जाता है, खाना खा के सो जाता है, तो इन्होंने देख लिया कि भाई ये हमेशा खाना खा के सोता ही है, और ऐसा सोता है कि मतलब चीख पुकार भी करो तो उसको नींद ही नहीं खुलती इसकी, तो इन्होंने जाके बोला, ऐसे ही 2 स्टाफ ने कहा एक काम कर, इसको जानबूझ के कोल्ड ड्रिंक लेकर जाना, बोलना ले कोल्ड ड्रिंक पियो, पिएगा ही नहीं, तो ये सो रहा होगा, तो मुझे बता देना नहीं पी रहा हूँ, ठीक है, फिर तो जब तक अंदर खड़ा है मैं चोरी करता रहूँगा, जैसे तूने गेट खोला मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। और वो जाके बोला ले भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पी, वो सो रहा है नींद में, फ़ोन में ही लोग कनेक्ट, उसने कहा सो रहा है भाई, कोल्ड ड्रिंक ले ही रहा हो जा शुरू, ठीक है, वो बंदे शुरू हो गए भाई, वो चोरी कर रहे हैं, ठीक। अब जैसे ही चोरी वोरी हो गई, उसने कहा हो गया काम, मैं कहा ठीक है चलो यही अपन कोल्ड ड्रिंक में अपन ही पी लेते, कहीं को दे उसको क्या ये आइडिया दे रहा मैं तुम्हें, ऐसे बता रहा हूँ, मतलब ये चांस है ना, कोई तरीका हो सकता है फ्रॉड का, कंट्रोल को तोड़ने का, है ना। तो अब मेरी बात सुनो, तो ये जो फ्रॉड के नए नए तरीके होते हैं, चांसेस के भाई फ्रॉड हो सकता है, ऐसा ना करे, बंदा ध्यान ना दे, या वर्कर एम्प्लॉय कुछ भी वो मिस एप्रोप्रिएशन कर दे, तो इसके चांस कंट्रोल लगाने के बाद भी फ्रॉड के जो चांस होते हैं उसे बोलते हैं कंट्रोल रिस्क, ठीक है। तो कई सारे इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, ठीक है। लेकिन फिर कौन सा रिस्क रह जाता है? कंट्रोल रिस्क तो रह ही जाता है, समझ लो। अब एंड्री को ही पता है इनहेरेंट रिस्क है, तो कई सारे इनहेरेंट रिस्क उसको पता है कि कई सारे, तो जितने भी वो पॉसिबल हो पाया उसने क्या लगा दिया? कंट्रोल लगा दिया। अब कंट्रोल के बाद भी टूट रहा है, मतलब कंट्रोल के बाद भी अगर फ्रॉड के चांस हो रहे हैं, कि फ्रॉड के चांस तो है, तो उसे कंट्रोल रिस्क कहेंगे फिर। और कंट्रोल को हटाकर अपन देखें तो इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। कंट्रोल को कंसीडर ना करें, तो वो इनहेरेंट रिस्क है। क्योंकि अगर कंट्रोल लगा दिया उसने, फिर अपन कंट्रोल को कंसीडर करके देख रहे हैं,
कि बंदा याद है फ्रॉड करने में क्या कर रहा है, कंट्रोल को भी तोड़ देगा, तो फिर वो कंट्रोल रिस्क है। फिर अगर तुम ये कह रहे हो तो कि बंदा हो सकता है कंट्रोल लगाया हुआ है उसको भी तोड़ दे और फ्रॉड कर दे, ठीक है, तब वो कंट्रोल रिस्क है। फर्क समझ में आ रहा है इनहेरेंट और कंट्रोल में। और मान लो कोई कंट्रोल लगाया ही नहीं है, तो वो जो रिस्क है जिसमें कंट्रोल को अपन कंसीडर, वो इनहेरेंट रिस्क होता है, ठीक है, समझ गए बात। तो मान लो एक बिजनेस में 50 इनहेरेंट रिस्क है, मालिक ने 20 पे या 30 पे क्या लगा दिया, कंट्रोल। तो अब जिसपे 30 पे कंट्रोल लगा दिया ना, तो उस रिस्क को अपन कंट्रोल के साथ देखेंगे कि चोरी हो सकती थी स्टॉक की, लेकिन मालिक ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अब लगाने के बाद इस तरीके से चोरी हो सकती है, लगाने के बाद, ठीक है, वो कंट्रोल रिस्क है, ठीक है। कैमरा लगा ही नहीं है, चोरी हो सकती है, वो हाँ, समझ में आ रही बात। इनहेरेंट कंट्रोल में फर्क समझ में आ रहा है। इनहेरेंट में कंट्रोल को कंसीडर, कोई कंट्रोल है ही नहीं है मान के चलना है, ठीक है। तो देखो बेटा इनहेरेंट पे आते हैं। इनहेरेंट रिस्क इज अ ससेप्टिबिलिटी, शक होना कि कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर टू अ मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट हो सकता है, दैट कुड बी, वो भी मटेरियल लेवल का, ठीक है, आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर स्टेटमेंट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल, कंट्रोल को कंसिडर करने से पहले। ये मान के चलो कंट्रोल नहीं है तो ऐसे चोरी होगी, ठीक है। कंट्रोल लगा दिया है मालिक ने और तुम कंट्रोल को कंसीडर करके फ्रॉड देख रहे हो, तो फिर वो कंट्रोल रिस्क कहलाएगा। कि कंट्रोल लगाने के बाद भी कोई चांस है क्या फ्रॉड के या एरर के। सुनो सुनो बात समझ में आई, लाइन समझो, लाइन समझो, लाइन सुनो, दिमाग में बिठाओ। क्या कंट्रोल लगाने के बाद भी कोई चांस है क्या फ्रॉड एरर के। लगाने के बाद भी अगर कोई चांस है फ्रॉड और एरर के, तो कंट्रोल रिस्क। और कंट्रोल के बारे में दिमाग में कुछ लेके आ ही नहीं रहा, बस ऐसे बोल रहा हूं क्या चोरी के कोई चांसेस है क्या, कंट्रोल को कंसीडर नहीं कर रहा, तो वो इनहेरेंट रिस्क है। समझ में आया फर्क, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट बिफोर कंसीडरिंग एनी कंट्रोल अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, बैलेंस ऑफ अकाउंट, यानी कि ABCD, पर्टिकुलर ABCD रिक्वायर्ड टू बी मेड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी हैव अ चांस। देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, inherent risk is the risk that before considering any existence of internal control, internal control के existence को consider करने से पहले particular transaction have a chance of being misstated। ट्रांसैक्शन या आ जाए पर्टिकुलर ट्रांसैक्शन, तो वही आएगा ट्रांसैक्शन के बाद अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस के बाद डिस्क्लोजर, ये P&L, ये बैलेंस शीट, ये नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांसैक्शन भी लिख सकते हो तुम चाहो, यहाँ लिखा है देखो ऊपर, अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांसैक्शन, ऐसे लिख रखा है। अभी हटा रहा हूँ इसको, समझ में क्या कर रहा हूँ। इनहेरेंट रिस्क इज अ रिस्क दैट बिफोर कंसीडरिंग इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का एग्जिस्टेंस कंसीडर करने से पहले, बिफोर कंसीडरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का एक्सेस कंसीडर करने से पहले रिस्क है दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस वगैरह, ठीक है, हैव अ चांस ऑफ बीइंग मिसस्टेटमेंट होने के चांस है उसके, तो ये रिस्क है, ठीक है, इनके मिसस्टेटमेंट होने के चांस। एंड मिसस्टेटमेंट में कौन सी, ऐसे टुकड़े में बोलते, ऐसे नहीं बोल रहा, हैव अ चांस ऑफ बीइंग मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं बोलता, मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं बोलता, हैव अ चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड दैट कुड बी मटेरियल एंड सच स्टेटमेंट कैन बी मटेरियल। फिर जब ये लिखते हैं सच स्टेटमेंट कैन बी मटेरियल, तो उसके बाद लिखते हैं वन सच स्टेटमेंट, तुम चाहो ना तो ऐसे लिख सकते हो, एंड दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट, ये लिखते हैं हमेशा। कहां पर, इसके बाद एंड के बाद पढ़ो, भी लाइन पढ़ू। इनहेरेंट रिस्क इज द रिस्क दैट बिफोर कंसीडरिंग एनी एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एन एंटिटी अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, बैलेंस ऑफ अकाउंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, बस ये पूरा टिक लगा देता हूँ। ट्रांजैक्शन का मतलब यही होता है, फिर पूरा आगे कंटिन्यू अपन लिखते हैं ये लाइन, ठीक है। ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैव अ चांस ऑफ बीइंग मिसस्टेटेड एंड
एंड दैट कुड बी मिस स्टेटमेंट भी कौन सा मटेरियल, दैट कुड बी मटेरियल लिखो या ऐसे लिखो सच मिस स्टेटमेंट कैन बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअल और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट। ये समझाऊंगा क्या होता है इंडिविजुअल और एग्रीगेटेड, तुम्हें समझ में आ गया होगा वैसे, फिर भी समझा दूंगा, ठीक है। समझ गए क्या लिखा है? इनहेरेंट रिस्क इज अ रिस्क दैट बिफोर कंसीडरिंग इंटरनल कंट्रोल, एक्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, a particular transaction, account balance or disclosure have a chance of being misstated and that could be material, ठीक है, either individual or aggregated with other misstatement, या तो अकेली मटेरियल हो या वो मिलकर मटेरियल हो, ठीक है। यानी मान लो कि 2-3 लाख का अमाउंट हो फ्रॉड का, या छोटे छोटे अमाउंट मिलके 2-3 लाख हो रहे हो, समझ में आ गई बात, छोटा छोटा फ्रॉड कर रखा हो। और वैसे भी क्या होता है जनरली अधिकतर केस में ये वाला ज़्यादा मिलता है तुम्हें, एग्रीगेटेड विद अदर स्टेटमेंट के साथ मटेरियल ज़्यादा मिलता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है एकदम बड़ा अमाउंट होगा ना तो उसको लगता है कि इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है, तो छोटा छोटा करके ऐसा फ्रॉड करता है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर स्टेटमेंट। समझ गए? अब वापिस अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन। Inherent risk is a risk that before consideration of existence of internal control, there is a chance, या ऐसे बोल दो that particular before considering internal control, existence of internal control, a particular transaction के बाद account balance और disclosure have a chance of being misstated and that could be material either individual or when aggregated with other misstatement, ठीक है, बस खत्म ना। अब ये समझ गए अपन लोग इनहेरेंट रिस्क क्या होता है। अब ये बोलता है इनहेरेंट रिस्क इज हायर फॉर सम असर्शंस देन फॉर अदर। कुछ के लिए इनहेरेंट, कुछ ट्रांजैक्शन के लिए, कुछ अकाउंट बैलेंस के लिए इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है, किसी के लिए इनहेरेंट रिस्क कम होता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, इट मे बी हायर फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। क्या मतलब? इंडिविजुअल सेल और इंडिविजुअल अपन वो जो परचेस करते हैं, जैसे अभी अपन ने परचेस किया कि अपन ने 1 लाख का माल या 5 लाख का माल अपन ने बिजनेस के लिए मंगवाया, ठीक है, सेल करी अपन ने, तो इसके अंदर कैलकुलेशन सिंपल होती है। और बिजनेस परचेस कर रहे किसी का, उसके अंदर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती है, साथ में नॉन रिकरिंग नेचर का भी है। ये बात याद रखना, बिजनेस परचेस का एग्जांपल दिया है मैंने तुम्हें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में, ठीक है। बिजनेस परचेस करना रिकरिंग एक्टिविटी है, हाँ हर साल करता हूँ बिजनेस परचेस, भैया काम करते जा रहे हैं 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल, 15 साल बाद ऐसा अच्छी पोजीशन में आ गया, किसी का बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं तो बिजनेस ही खरीद लिया। अब बिजनेस खरीदने में एसेट लायबिलिटी सब खरीदते हैं तुम लोग, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन डिसाइड होता है, वो पे करना होता है, ऐसा पूरा एसेट वगैरह आएगी, उसको अपन को क्या वैल्यू करना है, वो क्या किस वैल्यू पे दिखाता है उससे मतलब नहीं है, वो तो भले 10 लाख में दिखा रहा हो, अपन को 9 में दिखाना है या 8 में दिखाना है, अपन को किस पे दिखाना है, तो पूरा ट्रांजेक्शन होता है ना। तो मैनेजमेंट ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है ऐसी चीज़ों में। कौन? मैनेजमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इस चीज़ों में। तो समझ लो मैनेजमेंट अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है तो रिस्क है, फिर मतलब ट्रांजेक्शन ऐसा कॉम्प्लेक्स नेचर का है। आई बात समझ में? तो अभी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन मैंने किसको लिया एग्जाम्पल में? बिजनेस परचेस। ऐसे ही कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो फेयर वैल्यू वगैरह पर वो होते हैं, शो होते हैं, मतलब उसका अमाउंट फेयर वैल्यू पे निकाला जाता है, उसका अमाउंट निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो भारी भारी इंस्ट्रूमेंट है अपन ने खरीद रखे, तो उसकी वैल्यूएशन सही है या नहीं है? तो बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन होती है, इसके कई तरीके होते हैं वैल्यूएशन करने के, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो तुम्हें पता होता है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के वैल्यूएशन के लिए तो अपन को एक्चुअली को बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे भारी भारी तरह के वैल्यूएशन जिसमें किसी एक्सपर्ट वगैरह को बुलाना पड़े, तो उस केस में क्या होता है? रिस्क ज़्यादा होता है कॉम्प्लेक्स वाले। तो कॉम्प्लेक्स तरह के कैलकुलेशन में रिस्क ज़्यादा होता है। तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे होते हैं इसमें कम होता है। इनहेरेंट रिस्क इज हायर फॉर सम assertions and related classes of transaction। भाई सोई ABCD वाली बात आ जाएगी।
इनहेरेंट रिस्क इज हायर फॉर सम assertions, ठीक है, देन फॉर अदर। चलो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, ये समझ गए लाइन। अब इनहेरेंट रिस्क के बारे में अपन 3 चीज पढ़ेंगे। ये पहली चीज अपन ने पढ़ी, ये पहली चीज पढ़ी। इसमें एक चीज और बताता हूं मैंने तुम्हें कहा था, अगर मैनेजमेंट अपन को 50 लाख की प्लांट एंड मशीनरी दिखा रहा है तो कहना चाह रहा है कंप्लीट है, इसकी वैल्यू बिल्कुल सही है, ये एग्जिस्ट करती है, इसके राइट एंड ऑब्लिगेशन हमारे पास है, ठीक है। इन्वेंट्री दिखा रहा है 80 लाख की, उसमें भी यही कहना चाह रहा है कि कंप्लीट है, इसमें कोई भी चीज़ छुटी भी नहीं है, ये इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल सही है, ये एग्जिस्ट करती है और राइट एंड, ये एजर्शंस होते हैं, एजर्शंस, ठीक है। अब ये अकाउंट बैलेंस की बात चल रही है, तो कौन से असर्शन की बात, किसके असर्शन की बात चल रही है? अकाउंट बैलेंसेस के असर्शन की बात चल रही है। ये अकाउंट बैलेंस है और ये उसके असर्शन है। एक और होता है कट ऑफ भी होता है, कवर का ओ, ये कवर बन जाता है पूरा, COV या उत्तरी। अब देखो एक बात पूछता हूं तुमसे, जवाब देना। एग्जिस्टेंस के अंदर इसमें रिस्क ज्यादा होगा या इसके एग्जिस्टेंस के रिस्क ज्यादा होगा? इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस में, प्लांट एंड मशीनरी के। इतनी बड़ी बड़ी मशीन नहीं दिखेगी क्या तुम्हें, एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, 10 लाख की, 15 लाख की, 12 लाख की, है ना, कमाल की बात। और एग्जिस्टेंस में तुम मुझे कह रहे हो किसमें रिस्क ज्यादा होगा? और बेटा वैल्यूएशन के अंदर डेप्रिसिएशन सही तो लगाया है, ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट, ये वो सब तुम टैक्स में पढ़ते हो ना, इनकम टैक्स में, है ना, होते हैं ना भारी भारी तरीके, कैलकुलेशन बराबर किया है नहीं किया, कब से लगाना है, 180 दिन से कम ज़्यादा है, ऐसा पूरा नाटक वगैरह, पूरा खेल, है ना, खेलते हो तुम लोग। मुझे तो पता ही नहीं है, खेल मेरे को इतना आइडिया नहीं है, तुम तो पढ़े लिखे हो तो तुम्हें तो याद भी होगा पढ़े लिखे बच्चे, तो तुम्हें तो पता होगा ना इसके डेप्रिसिएशन के बारे में, कितना लोचा होता है, कोई सिंपल तरीका ही है डेप्रिसिएशन, तो बराबर कैलकुलेट करना पड़ता है ना। और प्रोडक्ट में तो क्या है, इन्वेंट्री में तो क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू को पता ही है, कितने में माल मंगवाया, बिल है ही सही अपने पास, है ना, इन्वेंट्री का। तो अब तुम जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो, फीफो लीफो, तो वैल्यूएशन में ज़्यादा दिक्कत किसमें आती है? प्लांट एंड मशीन। तो किसी एजर्शन में इन्वेंट्री का भारी है, रिस्क ज़्यादा है, किसी एजर्शन में प्लांट एंड मशीनरी का रिस्क ज़्यादा है ना, फर्क पड़ गया ना। मतलब दोनों के अंदर एक ही एजर्शन को अगर अपन ले, एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो एक के अंदर रिस्क कम है, एक के अंदर ज्यादा है। एजर्शन एक ही है, एग्जिस्टेंस, है ना, मगर प्लांट एंड मशीनरी का एग्जिस्टेंस है तो रिस्क कम है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस की बात करें तो रिस्क, ठीक है, समझ लो बात। अच्छा, ये तो हो गया सेम असर्शन इन डिफरेंट अकाउंट, ठीक है, और डिफरेंट असर्शन इन सेम अकाउंट, सेम असर्शन इन डिफरेंट अकाउंट। मैंने अभी सेम असर्शन को डिफरेंट अकाउंट में देख के दिखाया तुम्हें, मैंने कहा एग्जिस्टेंस को दोनों में देखो, है ना, सेम असर्शन इन, मैंने तुमसे कहा एग्जिस्टेंस को दोनों में देखो, एक में कम है रिस्क, एक में ज्यादा है ना। अब अपन क्या देखेंगे? डिफरेंट असर्शन बट सेम अकाउंट। अब कोई इसके इन्वेंट्री को ले लो या प्लांट एंड मशीनरी को ले लो, बस इसको ले लो, इसको प्लांट एंड मशीनरी को लो बस। अब अपन देखेंगे डिफरेंट असर्शन इन सेम अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, इसके अंदर एग्जिस्टेंस की बात करें तो एग्जिस्टेंस में रिस्क प्लांट एंड मशीनरी में ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है एग्जिस्टेंस का रिस्क प्लांट एंड मशीनरी का, और वैल्यूएशन का, समझे? मैंने तुम्हें दोनों चीज बता दी, सेम असर्शन इन डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट असर्शन इन सेम अकाउंट, है ना। तो अब ऑडिटर पता है क्या करता है? ऑडिटर बैठ के कैटेगरी बनाता है, हाई, मीडियम और लो, ऐसे कैटेगरी बनाता है, हाई, मीडियम, लो। ये वाला हाई में जाएगा, ये मीडियम में जाएगा, ये लो में जाएगा, ये हाई में, ये हाई में, ये मीडियम में, ये लो में, ये हाई में, ये लो में, ये लो में, ये हाई में, ये मीडियम में, ऐसे कैटेगरी बनाता है, हाई, लो, मीडियम, ऐसे कैटेगरी बनाता है। समझे बात को? क्यों बनाता है? समझ में आई गया होगा क्यों बनाता है ऐसे कैटेगरी? क्योंकि किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है ना, है ना।
अब वो लो होगा तो उसमें दिमाग का कम करना पड़ेगा, हाई में ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, सही है ना, सिंपल बात है। अब देखो बेटा, ये तो पॉइंट तुम समझ ही गए, किसी एजर्शन में रिस्क ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अब दूसरे पॉइंट देखो क्या लिखा है, मैंने तुम्हें क्या कहा, ऑर्डर क्या बनाता है, हाई लो की रिस्क की कैटेगरी बनाता है ना। तो देखो क्या लिखा है, इनहेरेंट रिस्क फैक्टर आर कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसेसर। इनहेरेंट रिस्क को कंसीडर करते हैं अपन, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है तो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसेसर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, रिस्क कम तो ये कम। तो रिस्क को अपन कंसीडर करते हैं किसके लिए, अरे बेटा ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसेसर मिलकर फैब बनता है, पढ़े हो ना, क्या शाना है ना, फैब नहीं लिख रहा, फैब नहीं लिख रहा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और ये लिख रहा है सब्सटेंटिव प्रोसेसर। देखो बेटा देखो, इसके तो नाटक ही खत्म नहीं होते यार। आएगा भी, आएगा आएगा। क्या है फैब, क्या है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या है फैब डिजाइन करने में तो काम आता है रिस्क असेसमेंट। तो वही बात कर रहा है, रिस्क असेसमेंट फैब डिजाइन में काम आता है भाई, रिस्क असेसमेंट फैब डिजाइन में काम आता है। 50 बार एक ही बात बोलेगा, अपन को ऑडिट प्रोसेस पता ही है कि कैसे ऑडिट होती है, ठीक है। तो कभी घबराना मत इन लाइनों से, आने देना इनको। चलो, इनहेरेंट रिस्क फैक्टर, रिस्क को हम कंसिडर करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग फैब, ठीक है। कैटेगरी ऑफ ऑर्डर्स असेसमेंट, लोअर और हायर, ऑर्डर के असेसमेंट की जो कैटेगरी होती है, ठीक है, ऑर्डर का असेसमेंट होता है ना, कैटेगरी बनाना, कैटेगराइज करता है, किसी को लोअर किसी को हायर। तो वो लाइन देखो क्या बनाई इन लोगों ने, कैटेगरी ऑफ लोअर और हायर ऑफ ऑर्डर्स असेसमेंट, ऑर्डर के असेसमेंट की कैटेगरी कौन सी, लोअर और हायर की। ईच कैटेगरी कवर्स अ रेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ इनहेरेंट रिस्क। अब पहली लाइन तो तुम समझ गए, कोई लोअर बना रहा है किसी को हायर बनाता है, ठीक है, लो हाई कर दो या लो मीडियम हाई कर दो, कैसे भी तुम्हारे ऊपर है, इसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई लो या लीगल रिक्वायरमेंट प्रोविजन नहीं बना रखा कि भाई लो हाई होगा, लो मीडियम नहीं हो सकता, लो मीडियम हाई नहीं हो सकता, लो हाई होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर अपने हिसाब से कन्वीनियंट, अपने हिसाब से पूरा स्टडी करके, कन्वीनियंट स्टडी के हिसाब से, पूरा वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो कैटेगरी बनाता है, लो मीडियम ऐसा हाई, ये कैटेगरी बना दी, ठीक है। हाई मीडियम लो बोले, लो मीडियम हाई बोले, एक ही बात, लिखने का तरीका है बस। अब मान लो दो चीज को अपन ने इसमें रखा लो के अंदर, ठीक है, अपन ने रखा इसमें रिस्क बहुत कम है, कोई भी दो खर्चे के नाम बता दो, या दो खर्चे को अपन ने हाई में रखा, या दो को अपन ने किसी में लोअर, कोई भी खर्चे का नाम बता जो भी तुम्हें आ रहे हो दिमाग में। टेलीफोन एक्सपेंस ले लो, तुम्हें लगता है टेलीफोन एक्सपेंस में बहुत कम रिस्क है, सैलरी में, सैलरी इतना वो नहीं होता, ठीक है। हाँ, सैलरी वगैरह तब होता है जब एक दो वर्कर ही काम कर रहे हो, जब बहुत ज़्यादा वर्कर हो, चलो मान लो एक दो वर्कर काम कर रहे हैं, तो जो सैलरी है, सैलरी तुम्हें लगता है इसमें लो है रिस्क। अब ये तुमने दो को लो में रखा, तो क्या ये पॉसिबल है कि टेलीफोन और सैलरी को लो में रखा तो दोनों का रिस्क बिल्कुल सेम है, ठीक है। तुमने मान लो ऐसे बोला कि यार जिसमें भी रिस्क 20 या उससे कम रहेगा मैं लो में रखूंगा, 20 या उससे कम रहेगा, तो हो सकता है टेलीफोन के अंदर तुमने रिस्क असेस किया 5% और सैलरी में तुमने किया 18%, दोनों 20 से कम है तो लो में आए ना, लो में। लेकिन क्या लो में आने वाले का रिस्क सेम होगा क्या, तो ये ऐसे ही कह रहा है बेटा, ऐसे ही कह रहा है, ईच कैटेगरी, अब पढ़ो ईच कैटेगरी कवर्स अ रेंज ऑफ, अभी समझ में आई लाइन का मतलब। पहले तुम लो हाई की कैटेगरी बनाओगे, लो हाई की बनाई, और हर कैटेगरी के अंदर रेंज ऑफ डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क होगा, ठीक है, हर रेंज की डिग्री का इनहेरेंट रिस्क मिलेगा, मतलब भर भर के मिलेगा हर डिग्री का इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। तो ये कह रहा है इसे रेंज ऑफ डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। हाँ, अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क करे क्या, 3 पॉइंट है इनहेरेंट रिस्क के बारे में पूछ लिया एग्जाम में, ठीक है। तो क्या लिखोगे तुम, पहला तो वो मीनिंग लिख दोगे बस, 3-4 नंबर में पूछ लिया तो मीनिंग, हो ये मजा आ गया, ये हो सर एग्जाम्पल लिख देंगे ना, 2-3 खुद से बना के, आपने बताया था ना अभी
कैश में काम कर रहा है वो, बेटा तो लिख दोगे, मगर ये इंपॉर्टेंट बात होती है इनहेरेंट रिस्क के बारे में। पहली बात, हायर फॉर सम अजर्शन देन अदर, ठीक है। दूसरी बात, ऑर्डर कैटेगराइज करता है लोअर हायर और हर कैटेगरी के अंदर, ठीक है। रेंज ऑफ डिग्री ऑफ, वाइड रेंज ऑफ डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। चलो हाँ बेटा बोल। वो अपन बाद में, अभी वो क्या असर्शन तुमने पढ़े नहीं है ना, असर्शन वाइज इसको अपन सेट करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने असर्शन पढ़े नहीं है, तो अभी सिंपल समझने के लिए अपन ऐसे जमा, ठीक है। वो तो असर्शन वाइज होगा, फिर अलग अलग होगा कि भाई ये वाला असर्शन के हिसाब से ये रिस्क में इसमें ज़्यादा है, तभी तो ये असर्शन वर्ड यूज़ करता है। ये बार बार कहीं भी देखो असर्शन वर्ड, देखो यहाँ लिखा है, पहले लिख दिया फॉर सम असर्शन एंड रिलेटेड क्लासेस ऑफ ट्रांसलेशन, फिर लिखता है बाद असर्शन के बाद जनरली ऐसे लिखता है असर्शन अबाउट आ, ठीक है। हटाओ इसको, बताओ मैं तुम्हें कहीं लिख रखा हो तो, ये रहा असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांसलेशन। असर्शन किसका असर्शन? क्लास ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि पीएनएल के आइटम के असर्शन, बैलेंस शीट के असर्शन, नोट्स टू अकाउंट्स के असर्शन, ठीक है। चलो अब यहां तक बात समझ में आ गई। हम कैटेगरी बनाते हैं लो हाई की, ठीक है। और हर कैटेगरी के अंदर रेंज ऑफ डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क होता है, तो हर कैटेगरी कवर करती है, उसमें होता है क्या, रेंज ऑफ डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क। ऑडिटर मे असेस द इनहेरेंट रिस्क ऑफ टू डिफरेंट असर्शन एज लोअर। अब समझा रहा है एग्जाम्पल है बेटा, ये तुम्हें समझा रहा है, ये लाइन जो लिखी ना, ये लाइन वो समझा रहा है तुम कि जैसे ऑडिटर असेस करे द इनहेरेंट रिस्क ऑफ टू डिफरेंट असर्शन एज लोअर। जैसे अभी हमने प्रिंटिंग टेलीफोन को और सैलरी को लोअर किया, while recognizing that one assertion has less inherent risk than other। हो सकता है टेलीफोन और सैलरी में से एक का रिस्क कम हो दूसरे कंपेयर, भले दोनों लोअर में, भले टेलीफोन सैलरी किसमें लोअर में, लेकिन एक का रिस्क कम हो सकता है दूसरे के कंपेयर में। Although both have been assessed as lower, वही बात बोल रहे हैं। Auditor may assess inherent risk of two different assertions as lower while recognizing that one assertion has less inherent risk than other, although both have been assessed as lower। मस्ती कर रहा है पागल की तरह, बार बार लिख रहा है, ऊपर लिख तो दिया, वापस क्या को लिख रहा है, भूल गया था ये लिखते लिखते भूल गया कि मैंने ऊपर लिख दिया है, वापस लिख दिया इसने, भूला। चलो बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट टू, हाँ अब इसीलिए जरूरी हो गया, क्या जरूरी हो गया, टू कंसिडर द रीजन फॉर ईच आइडेंटिफाइड इनहेरेंट रिस्क इवन इफ द रिस्क इज लोअर। मतलब क्या बेटा, एक होता है रिस्क आइडेंटिफाई करना, जैसे तुमने आइडेंटिफाई किया कि सर आप कैश की बात कर रहे हो ना, कैश में फीस लेते हो बच्चों से, ठीक है। चलो मैं कैश वाले बच्चों से कैश में फीस लेता हूँ, इसमें मैं क्या कंट्रोल लगाया, मैंने उससे कहा देखो ये फीस मैं कैश में लेता हूँ ना, आपको लग रहा होगा फ्रॉड होने के चांसेस है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कंट्रोल लगा रखा है। बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो हमारी साइट पे ऑनलाइन होता है, ठीक है। और बच्चे की जो भी फीस होती है वो बच्चों को वहाँ पर हमारे साइट पे शो हो रही होती है, बच्चों को शो नहीं करती, वो हमें शो करती है, ठीक है। तो हमारी ये सारी चीज़ शो हो रही है, बच्चा उसकी फ़ीस क्या है, कितनी फ़ीस है, कितने बच्चे, तो आप हमारी साइट पे जाओगे तो आपको सब बच्चे मिल जाएंगे, अब सारे बच्चे मिल जाएंगे। अगर साइट नहीं होती तो हम क्या कर सकते थे, हम 2-3 बच्चों के दिखाते ही, नाम ही नहीं दिखाते, हम बताते हमारा रेवेन्यू बहुत कम है, बच्चे ही नहीं हमारे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों की फीस रिकॉर्ड ही नहीं करते रजिस्टर में, है ना, लेकिन अब तो साइड पे डले हुआ है, हमारे साइड में हमने डाल रखे सारे बच्चों को, तो क्या है वहाँ पर सारे बच्चे भी डले हुए और उनकी फीस कितने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कितनी फीस है, वो सब लिखी हुई है वहाँ, तो आपको पता पड़ जाएगा। अब वहाँ साइड पे जाके सारे बच्चे कैलकुलेट कर लो, उनकी फीस कैलकुलेट कर लो और कैश बुक से मिला लो कि उतना ही कैश आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो वो कुछ बता रहा है कि हमने ऐसे ऐसे कंट्रोल लगा रखे, आई बात समझ में। तो ऐसे कंट्रोल लगा भी सकता है सामने वाला, फिर कंट्रोल लगा देगा और हम कंट्रोल को कंसीडर करके देखेंगे अब क्या अब कोई फ्रॉड हो सकता है क्या, तो फिर वो कौन सा रिस्क बन जाएगा। कैसा फर्क है, हल्का सा फर्क इनहेरेंट और कंट्रोल में, है ना। इसीलिए याद रखना, आगे एक टॉपिक पढ़ोगे कि ऐसे इन दोनों की अलग अलग सेपरेट असेसमेंट की बात नहीं करता, ऐसे बात नहीं करता। ऑडिटर सेपरेट असेसमेंट करना चाहे तो ठीक है, मगर ऐसे बात नहीं करेगा सेपरेट, ये आगे बढ़ेंगे अपन टॉपिक। खैर चलो अभी यहाँ जाओ, दोबारा आए यहाँ पर। यहाँ क्या बोला, हम लोग रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई, जैसे तुमने अभी आइडेंटिफाई किया ना कैश के अंदर,
कि ये लोचा हो सकता है, ये आइडेंटिफाई किया कैसा हो सकता है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद उसको असेस करते हैं कि कितने चांस है उसके, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, पहले रिस्क आइडेंटिफाई तो करो फिर असेस करना, समझ गए, एनालाइज करना उसको कि ज्यादा या कम है। तो ज्यादा कम एनालाइज करना है तो पता तो पड़ा कौन सा रिस्क है, किसको करना है ज्यादा कम असेस, समझ लो पक्का। तो पहले रिस्क क्या होता है, मतलब मेरी नजर में आया कि यार ये लोग कैश में कर रहे हैं, काम ये रिस्क हो सकता है, तो ये तो आइडेंटिफाई किया है मैंने। अब ये रिस्क कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है ये पता थोड़ी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको असेस करना पड़ेगा। अब समझ में आती है बात। तो जैसे तुमने मेरे मुंह से लाइन सुनी, मैं ऐसे काम करता हूँ, रुपया ऐसे ले लेता हूँ बच्चों से, ठीक है। अभी कंट्रोल की बात मत करना, वो ऑनलाइन वगैरह का सिस्टम की बात मत करना, सिर्फ बच्चे आते हैं उससे फीस कैश में लेता हूँ। ये बात सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या है, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अभी समझ गए आइडेंटिफाई असेस क्या होता है। तो ये कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर रीजन फॉर आइडेंटिफाइड इनहेरेंट रिस्क। भाई सिंपल सी बात है, जो तुमने रिस्क आइडेंटिफाई किया ना उसके रीजन को कंसीडर करो, यानी असेस करो, ठीक है। इवन इफ द रिस्क इज, भले लोअर है वो, तुमने उसको लोअर कर रखा है असेस, तो भी उसको रीजन को आइडेंटिफाई करो। व्हेन ऑर्डर डिजाइन टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज सब्सिडेंट प्रोसेस। तो ऐसा कोई खास काम की इतनी बात नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि हर रिस्क को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा उसके रीजन को, ठीक है। हमेशा एक बात बोल देगा, फॉर डिजाइनिंग फैब, फॉर डिजाइनिंग फैब। बेटा फैब डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्या नाम है सिद्धार्थ, कोई बात नहीं। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर रीजन ऑफ ईच आइडेंटिफाइड रिस्क फॉर डिजाइनिंग फैब, बस, ठीक है। काट दिया, बहुत बढ़िया काम किया बेटा, उड़ाओ जिसको मर्जी पड़े काटो, जिसको मर्जी पर रखो, अपने घर का राज चल रहा है, कोई बात नहीं, ये लाइन काम की मगर, ठीक है। अब ये देख लो दूसरा पॉइंट, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस गिविंग राइज टू बिजनेस रिस्क मे आल्सो इन्फ्लुएंस इनहेरेंट रिस्क। अब ये क्या है भाई देखो, डिमांड कम हो जाना मार्केट में, ठीक है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब क्या है, बिजनेस के रिस्क। अरे छोटी कक्षा में पढ़ते हैं 11वीं में, लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट, बिजनेस रिस्क होता है। फिर उसमें एग्जाम्पल आते थे नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह, नेचुरल रिस्क, वो सारे बताते थे, नेचुरल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, ठीक है, और वो इंसानों वाले फैक्टर कौन से थे, ह्यूमन फैक्टर, ठीक है, चोरी वगैरह हो जाए, ये सब इंसानों वाले फैक्टर। ऐसे अलग अलग फैक्टर में रिस्क बताते थे, छोटी कक्षा में अपन पढ़े थे, बहुत टाइम हो गया, 11वीं में पढ़े हुए। तो अब सुनो बात को ध्यान से सुनना। तो रिस्क क्या क्या हो गए, आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, भूख, है ना। तो ये सारे रिस्क जो होते हैं, डिमांड का कम हो जाना भाई मार्केट में, इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे जो रिस्क होते हैं ना, ये बिजनेस के रिस्क होते हैं, ठीक है। हमें कौन से रिस्क से मतलब है, ऐसा रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटेरियल स्टेटमेंट होने के रिस्क से मतलब है, समझ गए। तो बिजनेस रिस्क से हमारे को लेना देना है, लेकिन अब तुम समझो बात को कि मार्केट में हमारी डिमांड बहुत कम हो रही है, परफॉर्मेंस खराब हो रही है। अब कंपनी को कौन चलाता है, एक बात याद रखो, सिर्फ अपन कंपनी की ऑडिट नहीं करते, अपन कंपनी भी करते हैं और भी दूसरी फर्म की बिजनेस की अपन करते हैं, वॉलंटरी वाली भी करते हैं अपन। तो सिर्फ कंपल्सरी वाली मत समझा करो, मैंडेटरी वाली मत समझा करो, वॉलंटरी वाली भी करते हैं अपन। तो अब समझो बात को, अपन लोग ऑडिट कर रहे हैं कंपनी की, तो कंपनी को चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। मालिक कौन है, तो हो सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या बना दिया, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। क्योंकि शेयर होल्डर चले जाएंगे ना, छोड़ के शेयर बेचना शुरू हो जाएगा, शेयर की वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी, है ना। तो क्या बिजनेस रिस्क इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकता है, याद है इसके स्टार्टिंग में एग्जांपल पढ़ा था पहले पेज पे ही, फेक रेवेन्यू दिखाकर आर्टिफिशियली प्रॉफिट को बढ़ाया, है ना। क्यों कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने के लिए। तो परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने की कोशिश कब करेगा मैनेजमेंट, जब परफॉर्मेंस बहुत खराब है, वो ढंग से मैनेज, तो वो दिखाएगा कि मैं ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा, तो मैं अच्छा कैसे दिखाऊं, है ना। तो जानबूझ के क्या करेगा, हाँ जानबूझ के, जैसे अपना रिश्ता आया अपने लिए, तो अपन जानबूझ के, अपन है तो नहीं इतने सीधे शरीफ, भैया ऐसे बन जाएंगे, अपन बहुत सीधे, अपन बहुत शरीफ है, और कैसे हो आप, ये बढ़िया है, रिश्ते के लिए तो बहुत सीधे शरीफ, है ना। उसके बाद तो लड़के नहीं
लड़के तो बेचारे भोली गाय बन जाती है उसके बाद। कितने भी शेर हो भले ही लोग, अभी शादी के पहले, शादी होते ही बन जाएंगे लोग भोली गाय। मजाक करता हूँ है ना। चल आ जाओ, अब मजाक नहीं करता मैं, सीरियस बोलता हूँ, ये ऐसे ही बोलता हूँ, मजाक करता हूँ, ठीक है। आ जाओ बेटा, चलो मेरी बात सुनो तुम लोग। अपन दोबारा आते हैं यहाँ पर। अब जो रिस्क बिजनेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब जो बिजनेस का रिस्क है, बिजनेस का रिस्क, तो बिजनेस का रिस्क भी क्या करता है, इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? अगर हमारी डिमांड कम है, कंपनी अच्छी नहीं चल रही, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, जानबूझ के अच्छा दिखाने के लिए फेक रेवेन्यू बुक कर देगा। भाई साहब, फेक रेवेन्यू बुक करते ही मटेरियल में स्टेटमेंट आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और मटेरियल में स्टेटमेंट आ गया तो तुम्हारा तो रिस्क आई गया वहां पर, रिस्क ऑफ मटेरियल ऐसे केस में है ही सही, ठीक है, समझ गए। तो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो बिजनेस रिस्क को बढ़ाता है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इनहेरेंट रिस्क को। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो बिजनेस रिस्क को बढ़ाए, विच गिव राइज टू बिजनेस रिस्क, में इन्फ्लुएंस इनहेरेंट, में वर्ड यूज किया है इसलिए बोल रहा हूं, इन्फ्लुएंस कर सकता है। हर बिजनेस रिस्क इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस, ये तुम लोग लाइन तो समझते नहीं हो, कर सकता है, बस तुमने लास्ट लाइन पढ़ ली, कर सकता है बोलना है। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, हर बिजनेस रिस्क इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कर सकता है। मैं कह रहा हूं हर तरह के बिजनेस रिस्क, हर तरह के बिजनेस रिस्क इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, कर सकता है, नहीं कर सकते हैं बेटा, नहीं कर सकते। समझ में क्या कह रहा हूं? अब ये तो छोटे बच्चे बोलते 11वीं के, एक लाइन रट लेते उसको बोलते रहते, बोले उल्टी कर दो तुम लोग, वो तो वही लाइन बोलोगे रटी है, ऐसे बैठ जाते हैं बेचारे, शरीफ भोले वाले होते हैं, मासूम। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस समझ गए तुम क्या होता है? एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो बिजनेस इसको बढ़ा रहा है वो इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन तुम समझो हर बिजनेस रिस्क इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, हर बिजनेस रिस्क, समझे। चलो फॉर एग्जाम्पल, अरे बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया भाई साहब, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट माइट मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। 4G फोन बना रहे हो तुम लोग, अब 5G का जमाना आ गया तो 4G क्या हो गए, और तुमने तो दिखा दी फेयर वैल्यू, मतलब जो उसकी वैल्यू है ना वही दिखा दी, ऑब्सोलीट हो गए। अरे ऑब्सोलीट स्टॉक हो गया ना, 4G स्टॉक आउटडेटेड, तो उसकी वैल्यू को कैसे दिखाना है, एनआरवी पे दिखाना है, नहीं दिखाना। हाँ तुम तो कॉस्ट से दिखा रहे हो भाई, मेरे पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा है और 4G फोन अगली बार भी क्या ही हो गया, ऑब्सोलीट होने के बाद भी क्या हो गया, 4G 10 लाख का ही है। हाँ नाइस लिख कर आ जाना नीचे कि एग्जाम्पल ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दे रखा है ICI गलत है, गांव में बेच दूंगा 4G फोन को। अब तुम कहीं भी बेचो यार, उससे क्या मतलब आया रिस्क की बात कर रहे हैं बंदो, तुम गांव में बेचो, शहर में बेचो, अमेरिका जाके बेचो, कैसे गांव में बेचो, गांव वाली बातें करते दिन भर। हाँ बोल बेटा, तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आया तुम्हें? तो अपने पास 4G फोन के ढेर लगे पड़े, और 4G फोन के ढेर लगे पड़े, इतने में क्या आ गई, 5G टेक्नोलॉजी आ गई, तो 4G टेक्नोलॉजी क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। और फोन में, मोबाइल फोन में चीजें होती रहती है भाई। हाँ कहा 2GB 1GB रैम वाले मोबाइल यूज किया करते थे, आज तो 4GB भी कम पड़ता है, 8GB के नीचे तो देखता ही नहीं बंदा। 8 128 चाहिए हमें, सर नहीं हमें 128 भी नहीं, 256 चाहिए, ऐसे बड़े शौक तो ऐसे हो रहे भाई, 128 को भाव नहीं दे रहा इतना बड़ा वाला। तो कोई भी नया मोबाइल खरीदता है ना तो 8GB तो उसके लिए मतलब समझ लो बहुत कंपल्सरी रिक्वायरमेंट हो चुकी है, 4GB को तो कोई भाव नहीं दे रहा, उसको पता है एम इतनी भारी भारी हो चुकी है, उसके अपडेट भी इतने भारी भारी आते हैं, तो नहीं संभाल पाएगी 4GB रैम। पहले 1GB रैम में भी काम चलाते थे, ठीक है, उससे कम में भी चलाते थे, तो टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से अपग्रेड होती रहती है, ठीक है। ये सिर्फ 4G 5G की बात नहीं चल रही, ये इंटरनल की बात चल रही है, ये कैमरे की बात चल रही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या रिस्क है बेटा? यहाँ पर रिस्क देखो, अरे तुम रिस्क देखो यहाँ पर कि मिस स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी आउटडेट होने से कोई एरर या फ्रॉड हो सकता है क्या? हाँ एरर हो सकता है स्टॉक की वैल्यूएशन में, समझ रहे हो बात? ये समझना है तुम्हें इससे, ऐसे नहीं हाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट समझ में आ गया ना, रिस्क है। अरे भाई तुम्हारे लिए क्या रिस्क है ये देखना है, एज अ ऑडिटर तुम्हारे लिए क्या रिस्क है? तुम्हारे लिए ये रिस्क है कि हो सकता है स्टॉक की वैल्यू इन्होंने सही ना करी हो, एरर आ गया हो वहाँ पर, ठीक है, ड्यू टू फ्रॉड और एरर की वजह से भी क्या हो सकता है, मटेरियल
भाई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा यार, पूरी स्टॉक की वैल्यू गिर चुकी है, कोई कबाड़ा हो चुका है 4G, और तुम तो उसको मेन वो सब मेन प्रोडक्ट की तरह दिखा रहे हो उसको तुम्हारे, ठीक है, जैसे वैल्यू करते आ रहे थे वैसे ही वैल्यू कर रहे हो, अब तो एनआरवी पे करो उसकी वैल्यू, पूरी गिर चुकी है उसकी वैल्यू, ठीक है। और लास्ट तीसरा पॉइंट, फैक्टर इन द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट may also influence the inherent risk related to specific assertion। और इसके अलावा भी कोई फैक्टर ऐसे होते हैं एंटिटी के अंदर जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ही एग्जांपल लूँ यार, ले लेके परेशान हो गया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि एक सप्लायर है, ठीक है, तो अपना एक ही सप्लायर है, अपन उससे ही माल खरीदते हैं, तो उसमें कोई इनहेरेंट रिस्क है, एक सप्लायर तो होने दो ना, एक सप्लायर तो क्या होगा बेटा, वो सप्लायर एक है ना, तो हो सकता है वो जो प्राइस वगैरह अपन को ले रहा हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो, पहला, या सप्लायर एक नहीं है, 2-3 सप्लायर है, लेकिन जिससे ज़्यादा माल खरीदते हो रिलेटेड पार्टी है। अब मैनेजमेंट तो कह रहा है हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मतलब वो फेक ट्रांजेक्शन नहीं करते उसके साथ, ऐसे कह रहा है, वो तो मना ही करेगा ना, लेकिन हमें लग रहा है कि ये उसके साथ मिलकर कोई फ्रॉड कर सकता है, तो ऐसी चीज़ों को भी हमको देखना पड़ेगा। फैक्टर्स इन द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो भी तो बोला इकोनॉमिक्स पढ़ते थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इकोनॉमी क्या करता है, टू बी फेमिलियर विद एंटिटी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एंटिटी के एनवायरनमेंट से फेमिलियर कराता है इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ऑडिट, इसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, बिहेवियरल साइंस की जरूरत पड़ेगी, ईडीपी की जरूरत पड़ेगी, स्टेट की पड़ेगी, सैंपल लेने की, है ना, पढ़े थे ना ऊपर, अकाउंट्स तो साइन क्वा नॉन है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, है ना, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, तो ये समझ में आया तुम्हें क्या लिखा है, फैक्टर्स इन द, कई सारे फैक्टर होते हैं, मैंने एक ही एग्जांपल दिया, कोई ऐसा बहुत बड़ा अपना वो हो, क्या बोलते हैं, अब बायर्स, ठीक है, कोई बायर हो बहुत बड़ा, कोई कस्टमर हो बहुत बड़ा अपना, वो कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए तो वो गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा, तो देखना पड़ेगा भाई बराबर लेना है नहीं लेना, तो कई सारे फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर्स इन द एंटिटी एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस द इनहेरेंट रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क के बारे में हमने पढ़ा कि भाई इनहेरेंट रिस्क वो होता है कि कंट्रोल को कंसीडर करने से पहले क्या वो ABCD के अंदर जो मिस स्टेटमेंट होने के चांस है, और वो भी मिस स्टेटमेंट कौन सा, मटेरियल, चाहे तो इंडिविजुअल और इन एग्रीगेट, उसे इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं अपन, है ना। फिर अपन ने देखा इनहेरेंट रिस्क कुछ असर्शन के लिए ज़्यादा और कुछ के लिए कम होता है, कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए ज़्यादा और कुछ ट्रांजेक्शन के लिए कम, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के टाइम में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े कि जो ऑर्डर की कैटेगरी होती है, कैटेगरी ऑफ ऑर्डर्स असेसमेंट, ठीक है, लोअर और हायर वाली, ठीक है, उसके अंदर हर कैटेगरी के अंदर वाइड रेंज ऑफ डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क होता है, ठीक है, कई सारी रेंज की इनहेरेंट रिस्क होती है उसके अंदर। उसके बाद हमने देखा कि कभी कभी ऑर्डर असेस कर लेता है जैसे 2 असर्शन को लोअर, ठीक है, उसमें भी एक असर्शन का रिस्क कम होता है दूसरे से या ज़्यादा होता है दूसरे से, ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो कभी कभी ऑर्डर 2 असर्शन को लोअर में कंसिडर करता है, उसमें भी द डिग्री ऑफ वन असर्शन, द डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क ऑफ वन असर्शन इज लेस देन द अदर, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो लाइन। उसके बाद इसीलिए हर रिस्क को कंसिडर करना जरूरी है फैब डिजाइन करने के लिए, भले लोअर ही क्यों ना हो, हर रिस्क को आइडेंटिफाई किए हुए रिस्क को कंसिडर करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता था एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, जो बिजनेस रिस्क को राइज करते हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इनहेरेंट रिस्क को, और उसके बाद आता था कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं एंटिटी और इसके एनवायरनमेंट में जो इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक्सटर्नल रिस्क, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो बिजनेस रिस्क को राइज करेगा वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, और फैक्टर एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट में वो भी अदर फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर इन द एंटिटी एंड इस एनवायरनमेंट वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इनहेरेंट रिस्क को। बस काफी इनहेरेंट रिस्क तुम्हारी लैंग्वेज में लिख दो ना भाई बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लाइन छापना रिलेटेड टू आ स्पेसिफिक ऐसा लिखो, जरूरी नहीं है, अपने लैंग्वेज में आराम से लाइन बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया पूरा पैराग्राफ। अब ये एग्जांपल दे रखे, एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सम कॉम्प्लेक्स इशू, बस छोड़, अरे बेटा टॉपिक खत्म हो जाएगा एग्जाम्पल देती, बस खत्म। उसके बाद तो कंट्रोल पढ़ेंगे कल। हाँ बोल, टाइम हो गया। हाँ यार सही कह रहे हो यार, ये 2 एग्जाम्पल मेरे को ऐसे ही पता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ डायरेक्ट बोल के, कि अगर मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी इशू पे,
किसी कॉम्प्लेक्स इशू पे कोई गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। आज अगर मान लो मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक, तो जरूरी नहीं है तुम्हें 100% समझ में आया हूँ, तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं कम समझ में आने के। कोई मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं कम समझ में आने के। ऐसे ही अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें गाइड कर रहा है किसी कॉम्प्लेक्स इशू के बारे में, तो हो सकता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लोगों को अच्छे समझ में ना आया हो, तो वो एरर कर दे, ठीक है। यहाँ पर बोलता है कि लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर होंगे तो इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, बस ऐसे बोलता है। क्यों हो सकता है बता दो सही मेरे को, बस ऐसे बोल दे लार्ज नंबर ऑफ इनहेरेंट वो होंगे ना बिजनेस फेलियर, मतलब बिजनेस बार बार अच्छे से नहीं कर रहा काम, ठीक है, लॉस पे लॉस होते जा रहे हैं या हालत खराब है बिजनेस की, तो उस केस में क्या है, इनहेरेंट रिस्क है। क्या इनहेरेंट रिस्क है कि हम जान मटेरियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो, मटेरियल स्टेटमेंट हो, कैसे हो, हम जानबूझ के क्या दिखा दे, मैनेजमेंट का हो सकता है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मैनेजमेंट का फेक रेवेन्यू दिखाने का, ठीक है। बस ये दो एग्जांपल है इनहेरेंट रिस्क के। चलो आज के दिन बाबा टेक करने वाला है, आपका दिन मंगल, कल पढ़ेंगे कंट्रोल रिस्क।